हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। देखिए, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है इस चैप्टर का, आप लोग नहीं देखे हो जाके जरूर देखो। ओके, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने उसमें समझाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड, बस बस। तो चलिए, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। जाके वो वीडियो जरूर देखना इसके पहले वाला आप लोग, ओके। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? ओके, देखते हैं। ओके, धीरे धीरे आराम आराम से समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ओके, तो चलिए। The primary and most important objectives of financial management is to maximize wealth of the equity shareholder। देखो यहाँ से यहाँ तक, to maximize the wealth of the equity shareholder। इसका मतलब क्या है? देखो, कंपनी का मेन मोटो होता है इक्विटी शेयर का प्राइस इंक्रीज करना। प्राइस इंक्रीज हो, अगर एक शेयर मान लो 1000 रुपये का था तो उसका प्राइस इंक्रीज होकर 1200 हो जाए। ये मेन मोटिव होता है। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। और जो हमारे ये चलता कैसे? देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनको डिविडेंड देना है। तो उनको डिविडेंड कब मिलता है कि ये आपको पता है? देखो कॉन्सेप्ट क्या है। जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है कंपनी जब सारे खर्चे निपटा लेती है। जिनको पैसा देना है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, टैक्स वगैरह देना है, प्रेफरेंस शेयर वालों को दे देना है, इंटरेस्ट वगैरह, कहीं से लोन वगैरह लिया है तो इंटरेस्ट दे देना है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड मिल गया तो इसका मतलब ये समझ लो कि कंपनी अच्छा रन कर रही है। इसका मतलब ये समझ लेना है कि कंपनी अच्छा रन कर रही है। क्योंकि कंपनी जब इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब कंपनी ने इंटरेस्ट वगैरह पे कर लिया होगा, अपने क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज को सैलरी दे दिया होगा, टैक्स वगैरह पे कर दिया होगा, जहां से लोन वगैरह लिया है इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। और भी जितने सारे खर्चे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को भी डिविडेंड दे दिया होगा। तो जितने सारे खर्चे हैं वो सबको कर कुरा कर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। तो इसीलिए बोला गया है कि द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, अगर ये आप कर लेते हो, ये कंपनी कर लेती है, तो समझ लो कंपनी का बाकी सारे चीज अच्छे चल रहे हैं। आपको समझ में आ गया? तो कंपनी क्या क्या जैसे मान लो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के पहले वो क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड दे देगी, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है दे देगी, टैक्स वगैरह जिनको जिनको देना है, जहां जहां देना है वहां दे देगी। मान लो बैंक से लोन लिया है तो बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट देगी ना। तो ये सब करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड मिलता है। सैलरी भी देना है तो सैलरी भी दे देगी। उसके बाद ये सब के बाद में आफ्टर दिस ऑल पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो यही लिखा हुआ है, द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, व्हिच मींस मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का मार्केट प्राइस इंक्रीज हो। आज अगर मार्केट प्राइस 1000 है तो कल को 1200 हो। देखिए क्या क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तभी तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड अच्छा मिलेगा, बाकी सबको सैलरी टाइम पे मिल जाएगा, इंटरेस्ट जिनको देना है उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। टैक्स वगैरह सही से पे हो जाएगा, सैलरी वगैरह जितने भी 100 200 500 एम्प्लॉई है सबको सैलरी मिल जाएगा समय पे। तो हमारा क्या हो? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट से ही तो सारा काम, प्रॉफिट से ही तो आपको डिवाइड होता है ना।
प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ओके, उसके बाद जिनको देना है वगैरह, वो जो भी मान लो आप इंटरेस्ट देना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, ओके, टैक्स देना है, जो भी चीज़ हो, एक हिस्सा रख लेते हैं रिटेन अर्निंग, इमरजेंसी में काम आता है, ये सब वो तो रखना ही है। उसके बाद सबको पेमेंट कर देते हैं। तो प्रॉफिट से ही ना होता है सारा चीज, जो भी चीज होता है प्रॉफिट है तो वहीं से ना डिवाइड होता है, इतना इतना अलग अलग पार्ट को देने के लिए। ओके, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, अब हाथ में कैश भी होना चाहिए। ओके, जिनको जब एक अच्छा अमाउंट का कैश कंपनी के पास होनी चाहिए। 100 तरह के खर्चे हैं, सैलरी देना है, ओके, मशीन वगैरह कोई काम करने है उनको वेजेस देना है, फिर क्या बोलते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस का, जो भी वर्किंग कैपिटल का जो खर्चा होता है वो, ठीक है। तो इन्वेंट्री वगैरह का खर्चा, ये सब। अगर मान लो कोई सप्लायर आया तो आप अगर चाहते हो कि मेरा जो कंपनी है वहाँ से कोई भी कस्टमर घूम के ना जाए, ओके, कोई भी ऑर्डर कैंसिल ना हो, तो आप स्टॉक मेंटेन करोगे, उसके लिए हाथ में कैश चाहिए। तो मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कैश आपको रखना है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो सही बात है। आप अगर 5 करोड़ का रिसोर्सेज लेके आ रहे हो, रॉ मटेरियल, तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए ना। जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट कहाँ से इंक्रीज होगा। ओके, फिर मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर से आपने जिन सप्लायर्स से वो माल मंगवाए हो उनको देना है कि नहीं, टाइम पे नहीं दोगे कल को वो माल नहीं भेजेगा समय पे, ये सुनो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, अगर ये काम हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर वालों का डिविडेंड दिया गया, तो समझ लो आपका कंपनी मस्त चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग लिखता हूं, और एक है आपका डिविडेंड डिसीजन। ओके, 3 डिसीजन है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पैसा आएगा, उसके बाद आप पैसा को निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद आप उससे कमाओगे। यही ना प्रोसेस है। आप एक बिजनेस खोलना चाहते हो, छोटा सा बिजनेस का एग्जांपल लो, आपको एक छोटा सा बिजनेस करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, पैसे का अरेंजमेंट करोगे ना, कुछ आपके पास होगा, कुछ अरेंज करोगे, उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एसेट, मान लो आपने फिक्स्ड एसेट खरीदोगे, मशीन वगैरह, लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, फिर उसके बाद आप उसमें क्या करोगे, करंट एसेट वगैरह का सब, मतलब या स्टॉक वगैरह फुलफिल करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उससे कमाओगे, और कमाओगे तो फिर सैलरी दोगे। ओके, अगर आपका कंपनी बड़ा है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे। यही सब ना होता है, कुछ पैसा अपने पास रखोगे। ओके, जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है फर्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन, कि आप कहां से लाओगे पैसा। ओके, एक होता है बोरोड फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन, जो आप कहां से लोगे, बैंक से लोगे, या तो डिवेंचर होगा, डिवेंचर भी एक प्रकार का लोन ही है, और एक होता है आपका ओनर्स फंड। ये होता है जहां पे आपका आ गया इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर मीन्स आप पब्लिक को शेयर ऑफर करोगे, पब्लिक शेयर खरीदेगी, तो पब्लिक जो शेयर खरीदता है उनको क्या बोलते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी, वो ओनर हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ओनर्स फंड में आ गया इक्विटी शेयर होल्डर। और कुछ आपका खुद का पैसा भी होगा, ओके, सेविंग, या फिर रिटेन अर्निंग लिख ही देता हूं। ओके, ये हो गया पहला। उसके बाद आपका पैसा आ गया आपके पास, ओके, दोनों तरफ से आ गया पैसा, बोरोड फंड, ओनर्स फंड। उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे, कहां कहां इन्वेस्ट करोगे, एक तो फिक्स्ड एसेट में और करंट एसेट में। फिक्स्ड एसेट में मतलब आप मशीन खरीदोगे, ओके, लैंड खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, ओके, ईटीसी। करंट एसेट में आप क्या करोगे, स्टॉक, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, स्टॉक का, फिर वर्किंग कैपिटल का खर्चा, वर्किंग कैपिटल का जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो करोगे। ओके, उसके बाद आता है आप इससे आप पैसा कमाओगे। तो जब आप पैसा कमाओगे तो पैसा जितने भी आप
क्या क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, तो उसी को डिविडेंड डिसीजन, जैसे मान लो प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, ओके, आपको सेविंग भी करना है इसी प्रॉफिट से, फिर इसी प्रॉफिट से आपको सैलरी भी देना है, ओके, फिर लास्ट में सब दे दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, डिविडेंड दोगे। डिविडेंड दोगे किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। सबसे लास्ट में किसको डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, सबको सारा काम टैक्स वगैरह इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ दे ओके, उसके बाद जो बचता है उसके बाद वहां से इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इसीलिए बोला गया है कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो तो मतलब आपका सारा काम अच्छा चल रहा है। ओके, तो इसी डिविडेंड डिसीजन इसको बोला जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? फाइनेंशियल डिसीजन रेफर्स टू डिसीजन कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर ऑफ द बिजनेस फर्म। पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसको फाइनेंशियल डिसीजन बोलेंगे। ये जानो, जैसे ये तीनों आपका इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है, डिविडेंड। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पूरा फुल कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। अब देखते हैं। ए फर्म्स रिसोर्सेज आर स्केयर इन कंपेरिजन टू रिक्वायरमेंट। हर फर्म के पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर ही है, जो पैसा है वो कमी है, उनको लोन लेना ही होगा। ये समझो, किसी के पास 10 करोड़ है उसको उसके लिए वही कम है, किसी के पास 50 करोड़ है उसके लिए वो भी कम है, जिसके पास जितना है कम ही रहता है। तो फर्म के पास जो रिसोर्सेज होता है वो क्या है, कम ही है, लिमिटेड है। सो द फर्म शुड इन्वेस्ट देम इन अ मैनर व्हिच जनरेट हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि हमारा रिटर्न ज्यादा आए, कॉस्ट कम लगे। कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट वगैरह कम लगे, रिस्क वगैरह कम हो, और जो मैंने पहले वीडियो में बताया है आप लोग जाके जरूर देखो, और रिटर्न जो है वो ज्यादा आए। ये सब यही चाहता है ना कोई भी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स फंड इन डिफरेंट एसेट। अलग अलग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या, अलग अलग एसेट में अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट हो, जैसे फिक्स्ड एसेट एंड करेंट एसेट। जो मैंने बताया करेंट एसेट में क्या क्या आता है और फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है अभी बताया मैंने। ए फर्म्स इन्वेस्ट इट्स फंड इन बोथ फिक्स्ड एज वेल एज करेंट एसेट, देखो लिख ही दिया। व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट इज टेकन इट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हम लोग डिसीजन लेते हैं तो उसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन। ओके, सेम थिंग। अगर पूछ लेगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है तो आप यही लिखोगे, अगर पूछ लेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है तो भी आप यही लिखोगे। ओके, लॉन्ग टर्म डिसीजन, फिक्स्ड एसेट पे काम हो रहा है ना, कहाँ गया फिक्स्ड एसेट। ओके, फिक्स्ड एसेट पे अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट देख लो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दीज डिसीजन रिलेट टू डिसीजन टेकन टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट। आ गया बात, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो रहा है उसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो बोल लो आप। These decisions relate to decision taken into invest in fixed assets. Such decisions involve commitment of long term. ओके, लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट भी धीरे धीरे आएगा। धीरे मतलब क्या, बाद में आएगा ना। आप अगर 50 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न कब मिलेगा, इसका टाइम लगेगा, 10 साल 20 साल। ओके, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, 25 साल भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन टू इन्वेस्ट इन प्लांट्स एंड मशीनरी। वर्किंग कैपिटल डिसीजन छोटा मोटा, ओके, जैसे आपका स्टॉक या इन्वेंट्री बोल लो। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दीज डिसीजन रिलेट टू इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट। करेंट एसेट लाइक आपके पास कैश होना चाहिए, कैश इन हैंड। इन्वेंट्रीज जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। डेटर कौन, जिसको आप उधार में सामान बेचते हो, उससे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डेटर। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा 11 में। डिसीजन अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो डे टू डे खर्चे के लिए आपको क्या है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, सैलरी वगैरह देना
है कि नहीं, आपके पास तो कैश होना पड़ेगा ना अवेलेबल। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये सब आप लिख सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का या कैपिटल बजटिंग डिसीजन का? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एज फंड इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड अपॉन दिस डिसीजन। फ्यूचर देखो, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हो कि अगला साल आपका प्रॉफिट आने लगेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ ही होगा तो नहीं आएगा। ओके, 50 लाख भी होगा तो नहीं आएगा इतना जल्दी रिटर्न। टाइम लगता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल टाइम लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन है। ओके, तो और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा है। ओके, बाद में आप कमाओगे अच्छा। अभी कहाँ, अभी तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया। एक स्कूल बनता है, तो एक स्कूल बनाने में, एक स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूँ आप, क्योंकि वहीं पे हो अभी, तो आप स्कूल एक बनता है तो 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया लगा के बड़ा स्कूल बनता है। तो क्या स्कूल जब स्टार्ट होता है तो कमाना स्टार्ट हो जाता है या नहीं? बहुत सारे खर्चे हैं, वो बहुत बाद में कमाएगा। ओके, चलिए, यही कॉन्सेप्ट होता है। लोगों को लगता है कि हाँ 50 करोड़ इन्वेस्ट किया, कल से कमाई शुरू हुआ। ऐसा थोड़ी होता है, उसने लगाया भी तो कितना है वो भी तो देखो। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, सही बात है भाई। लॉन्ग टर्म में लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आप देख ही रहे हो। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाइंग ए फिक्स्ड एसेट खरीदने में, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब खरीदने में पैसा नहीं लगता है। सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं चीज में लगता है। करंट एसेट में तो कम पैसा लगता है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाइंग फिक्स्ड एसेट इन्वॉल्व ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, सही बात है। एंड इफ रॉन्ग प्रपोजल इज सिलेक्टेड इट मे रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। तो अगर मान लो गलत डिसीजन हो गया, गलत प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लिए, तो इसमें आपका घाटा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। रिस्क इन्वॉल्व, सही बात है, रिस्क तो है। इट इन्वॉल्व बिग रिस्क बिकॉज द रिटर्न कम इन लॉन्ग रन। रिटर्न बाद में आएगा, रिटर्न 10 साल 15 साल 20 साल बाद आएगा आपका, तो पेशेंस चाहिए। तो इट इन्वॉल्व बिग रिस्क, it involves big risks because the return come in long run and the company has to bear the risks for the long period of time till the return start coming. तो जब तक कंपनी का रिटर्न नहीं आ रहा तब तक तो वो अंडर रिस्क ही है, रिस्क में ही है ना। अभी तो लगाया है, अभी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बीतेगा, तब तक रिस्क में ही है, तो तब जाके वो आएगा एक समय में। इरिवर्सिबल डिसीजन, ये डिसीजन ऐसा है ना, आप रिवर्स नहीं कर सकते। इतना बड़ा आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हो, आपने मशीन खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, आप क्या उसको इरिवर्सिबल है ना, वो रिवर्स कर पाओगे? दिस डिसीजन कैनॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट, एक ही रात में तो रिवर्स होगा नहीं। ओके, एक तो रिवर्स होगा भी तो नुकसान पहले होगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। रिवर्सिंग द डिसीजन में रिजल्ट्स इन हेवी लॉस, सही बात है, नुकसान तो होगा ही, वेस्टेज ऑफ फंड। तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद आप उस चीज को रिवर्स इतना आसानी से नहीं कर पाओगे। ओके, चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब जो बोलो। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते समय क्या क्या? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। आप मान लो आपने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, मान लो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या ध्यान रखोगे? व्हेन फर्म टेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट, एक तो पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, ओके, ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, इट एक्सपेक्ट टू जनरेट सम कैश फ्लो ओवर ए पीरियड। तो देखो, मैंने अभी बोला कि जो रिटर्न आएगा वो तो बहुत बाद में आएगा। ये सुनो, जो कोई 50 करोड़ रुपया लगाता है, ओके, रिटर्न तो बहुत बाद में आता है, प्रॉफिट तो बहुत बाद में कमाएगा, लेकिन वो इतना तो सोचेगा कि भाई मेरा खर्चा निकल जाए। ओके, सैलरी एंड वेजेस का जो खर्चा है, डे टू डे वर्किंग कैपिटल का जो खर्चा है, स्टॉक वगैरह का जो खर्चा है, कम से कम उतना निकल जाए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन इतना तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि मेरा कैश फ्लो जो हो वो इतना हो कि चलो मैं चला सकूं कंपनी को अभी फिलहाल, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी और लोन के, क्योंकि एक बार तो मैंने लोन ले ही चुका हूँ। ओके, तो एक ये ध्यान रखना है। सच कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज बिफोर मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो ये देख लेना है कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या कम से कम कैश फ्लो इतना तो दे देगी ना, करवा देगी कि मेरा काम चल जाए, सैलरी वगैरह ना रुके किसी का। ओके, जिनको इंटरेस्ट पे करना है मैं पे कर सकूँ, बैंक वगैरह को, जो टैक्स भरने हैं नेसेसरी वो टैक्स भर सकूँ, प्रॉफिट तो मैं ऐसे भी बाद में ही कमाऊँगा।
तो ये इतना तो देखेगा ही वो। फिर रेट ऑफ रिटर्न, the firm should compare the rate of return expected from different investment projects. For example, if 10% return is expected from project A and 12% from B, then firm will definitely prefer B. सही बात है। अब मान लो एक प्रोजेक्ट है जिसमें उसका क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है 10% और एक प्रोजेक्ट है 12%, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, बच्चा भी बता देगा कि मैं प्रोजेक्ट बी ही प्रीफर करूंगा। ओके, और उसको ये भी देख लेना है कि मान लो मेरा जो खर्चा है, किसी को इंटरेस्ट देना है, ओके, टैक्स वगैरह देना है, वो सब काम हो तो जाएगा मेरा इससे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ओके, पता चला कि बैंक का इंटरेस्ट है, ओके, मान लो बैंक का ही इंटरेस्ट है 12% या 13%, तब तो ये काम नहीं करेगा ना, तब ये काम नहीं करेगा, आपको उससे ज़्यादा का ही देखना पड़ेगा। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट वगैरह दे सको। अब पता चला कि इंटरेस्ट देने में ही सारा पैसा खत्म, तो सैलरी कहाँ से दो, तो उस हिसाब का देख लेना है। ओके, रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। अब बैंक मान लो 8% बैंक रिटर्न लेगी, बाकी सैलरी वगैरह का है, तो इतना खर्चा चल जाएगा, तो चलो ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन एडिशन टू कैश फ्लो एंड रिटर्न, कैश फ्लो इन एडिशन टू कैश फ्लो पहला वाला, ओके, एंड रिटर्न ये दूसरा वाला जो हम लोगों ने देखा, कि रिटर्न भी देखना है कौन से प्रोजेक्ट से ज़्यादा आ रहा है, और आपका कैश फ्लो, कम से कम इतना कैश फ्लो तो आ जाए कि मैं छोटे मोटे खर्चे जो भी है सैलरी वगैरह वो दे सकूँ। देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरिया विच आर कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। कौन सा क्राइटेरिया है? द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो करने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले। एक तो है आपका रिटर्न कितना आएगा, एक है कैश फ्लो कम से कम इतना तो हो जाएगा कि क्या बोलते हैं सैलरी वगैरह दे सकूँ। उसके अलावा क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, चलो इंटरेस्ट रेट मान लो बैंक वगैरह कितना देना है, कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं, रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है कि नहीं। ओके, ये 3-4 चीज़ आपको कैलकुलेशन करना होगा, और ये कैलकुलेशन जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग करते ही हैं। ये सुनो, आपने ये देखा होगा क्या बोलता है शार्क टैंक, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं। ओके, तो दीज डिफरेंट टेक्निक्स, ये एक टेक्निक है। ओके, तो ये जो टेक्निक है टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, कैपिटल बजटिंग टेक्निक होगा यहाँ पे। ओके, तो ये है आपका तीसरा पॉइंट, और तो है नहीं इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। एक फाइनेंशियल मैनेजर ध्यान रखेगा इन्वेस्टमेंट करने के पहले। ओके, कि इतना हो जाए कि मैं अभी चल सकूं, कम से कम सबको खुश करके, मतलब सैलरी वगैरह दे के, टैक्स वगैरह दे के, स्टॉक मेंटेन करके मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, है कि नहीं? सर्वाइव करना बहुत बड़ा बात होता है पहले, तो बाद में तो प्रॉफिट कमाना ही है। अच्छा था ये आज का सेशन, तो बस वैसे भी मैं भी थक गया हूँ क्लास लेके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक बार में समझ में ना आए दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट पहले वाले वीडियो में भी दिया है और इसमें भी दे दिया। ओके, तो बस आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।